बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से। ठीक है कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये एसिड होते हैं अपनी नेचर में, तो इनकी एसिडिटी के हवाले से पूरी डिस्कशन आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, देखें स्टार्ट लेते हैं। कहते हैं कि जब एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं आप वाटर में तो ये आयोनाइज हो जाता है। एसिटिक एसिड किसे कहते हैं? CH3COOH, CH3COOH। ये वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो देखें क्या करेगा, ये H जो होता है आपको पता है ये एसिडिक होता है, तो H प्लस ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और ये डोनेट करने से देखें ये क्या रह जाएगा, CH3COO माइनस, और ये H प्लस कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा। वाटर कैसे लेता है आपको ये पता है, H2O के पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट करके इसको अपने साथ मिला के क्या बना देगा, H3O प्लस। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो देखें CH3COOH ने H प्लस दिया तो ये क्या हुआ, एसिड। ये क्या हुआ जी, एसिड हुआ। ठीक है, और H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। अब यहाँ पे आगे जो एसिड बना है, सॉरी ये जो माइनस आयन बना है, इसका नाम क्या होगा, एसीटेट आयन। क्या होगा, एसीटेट आयन। ठीक है, एसीटेट आयन जो बनेगा बताएं ये क्या होगा अपनी नेचर में, ये अपनी नेचर में कंजुगेट बेस होगा। क्या होगा जी, कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसके लिए आप Ka की एक्सप्रेशन यानी एसिड कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखते हैं, वही जिस तरह Kc लिखते होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी तरह एसिड्स के लिए लिखा जाता है एसिड कांस्टेंट। तो Kc जिस तरह आता है सेम इसी तरह ये भी होगा। Ka वो इक्वल होता है किसके, देखें द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उनके एक्टिव मासेस को। तो देखें प्रोडक्ट में एक है CH3COO माइनस और एक है H3O प्लस, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन हासिल ज़रब यानी मल्टीप्लाई करने से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जी, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट कौन है, CH3COOH मल्टीप्लाई बाय H2O। यहाँ पे नहीं लिखा जाता क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पे कोई ख़ास असर नहीं होता, चेंज नहीं होती उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये रही बात किसकी, Ka की। आपको पता है कि Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, देखें Ka की डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, CH3COO माइनस और H3O प्लस के साथ। तो जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, Ka की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब होगा कि जितनी Ka की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि CH3COO माइनस की अमाउंट और H प्लस की अमाउंट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो Ka की वैल्यू हाई होने का मतलब है हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिड, या क्या जी, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है, और फिर आपको पता है एक चीज़, माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू क्या होता है, Pka। क्या होता है जी, Pka। वो इसका बिल्कुल क्या होगा, उलट होगा। Pka की वैल्यू जितनी कम होती है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। खैर ये बातें तो एसिड बेस के चैप्टर में कर भी चुके हैं। अब बात आगे आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं किसके मुकाबले में, HCl और H2SO4 वगैरह जो मिनरल एसिड्स हैं यानी इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं उनके मुकाबले में ये क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन ये अल्कोहल, फिनोल और वाटर के मुकाबले में क्या होते हैं जी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आपसे कहा जाए वाटर है, फिनोल है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से, फिनोल से कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है।
देखें पहले बात आती है इन केस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की बात क्या है? अल्कोहल आप जानते हैं ROH है। जब ये डिज़ोल्व होगा वाटर के अंदर तो ये H+ देगा इस तरह, और साथ क्या बनाएगा? RO-। क्या बनाएगा जी? RO-। इसको कहा जाता है अल्कोक्साइड आयन। क्या कहा जाता है? अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, ये रही बात किसकी? अल्कोक्साइड आयन की। अब यहाँ पे एक बात गौर से सुने, कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा? कौन सा एसिड स्ट्रांग, कौन सा वीक? इसका डिपेंड इस कंसेप्ट के ऊपर है कि आपके पास जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो कितना स्टेबल है। जितना ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे ये बन रहा है, देखें एसीटेट आयन, और यहाँ पे बन रहा है अल्कोक्साइड आयन। जितना ये स्टेबल होगा उतना ये वाला एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये जितना स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन वापस यानी H+ दोबारा आपस में मिलके इसके साथ मिलकर दोबारा क्या नहीं बनाएगा? अल्कोहल नहीं बनाएगा। और जितना ये अनस्टेबल होगा तो ये जल्दी से H+ को क्या कर देगा? वापस लेके क्या हो जाएगा? ROH पे कन्वर्ट हो जाएगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बात हुई जी? किसी एसिड की स्ट्रेंथ का पता किससे चलता है? कि उसका कंजुगेट बेस जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है। वो जितना स्टेबल होगा तो उतना वो H+ को अपने पास आने नहीं देगा, उसको चाहिए ही नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल है उसके बगैर भी। तो उसके बगैर जब स्टेबल है तो ये रिएक्शन वापस नहीं जाएगा रिवर्स में। ठीक है, यानी उस सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर RO- और H+ मौजूद होंगे। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो देखें इसको फिर क्या करेगा? ये H+ को ये अट्रैक्ट करके दोबारा क्या बना देगा? अल्कोहल। अब अगर यहाँ पे आप बात करें तो RO- जो स्पीशी है ना अल्कोक्साइड, ये स्टेबल नहीं होती, ये क्या होती है? अनस्टेबल। ये क्या होती है? अनस्टेबल। वजह ये है कि देखें इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। देखें चार्ज जिस स्पीशी के ऊपर आ जाता है, चार्ज से स्टेबिलिटी कम होती है। चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब जितना ये चार्ज कम होता जाएगा ना, जितना ये चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, उतना ही ये स्टेबल होता जाएगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि पीछे इसके साथ लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और अल्काइल ग्रुप उसकी नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? मज़ीद इंटेंसिफाई कर रहा है, मज़ीद बढ़ा रहा है। तो जब मज़ीद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा, और H+ को वो वापस अट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? अल्कोहल में। तो पूछा जाए वाई अल्कोहल इज़ वीक एसिड, तो वीक एसिड होने की वजह यह है कि उसका कंजुगेट बेस यानी अल्कोक्साइड आयन इज़ नॉट स्टेबल। Why not stable? Because with oxygen carrying negative charge, alkyl group is attached, and we know that alkyl group is electron donating. ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और अल्काइल ग्रुप उसको क्या कर रहा है? मज़ीद नेगेटिव चार्ज दे रहा है। उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो H+ को वापस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और यूं ये आगे की तरफ जो ये रिएक्शन है ये नहीं होगा, ये रिवर्स की तरफ चल पड़ेगा, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई अल्कोहल की। अब बात आती है आगे फिनोल्स की। किसकी? फिनोल की। ठीक है, अब फिनोल जो है, फिनोल के केस में आप देखें ये है फिनोल। फिनोल ने जब H+ दिया तो ये बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी ये बेस बन गया, कंजुगेट बेस, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। देखें फिनाइल ग्रुप की वजह से और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसको कहा जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या कहा जाता है जी? फिनॉक्साइड आयन। उधर क्या बना था अल्कोहल के केस में? अल्कोहल के केस में बना था RO- अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब वो स्टेबल नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो और ज़्यादा होता जा रहा था अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? ये जो स्पीशी है फिनॉक्साइड आयन, ये अल्कोक्साइड के आयन के मुकाबले में बहुत स्टेबल है। क्या है? बहुत स्टेबल है। और देखें जितना ये स्टेबल होगा इसकी एसिडिटी, पीछे जो एसिड है उसकी एसिडिटी उतनी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी।
अब इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है? तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह देखें क्या होती है। इसकी स्टेबिलिटी की वजह होती है रेजोनेंस। हम कह सकते हैं फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब रेजोनेंस कैसे होती है ये पहले हम पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे चलें एक दोबारा देख लें थोड़ी सी बात। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे टूटेगा। तो देखिए अगली जो स्ट्रक्चर बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा ख़त्म, और जो बॉन्ड टूटा था उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आप बॉन्ड बना दें और इस डबल बॉन्ड को तोड़ दें इस कार्बन पे, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर दें बॉन्ड की शक्ल में और बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड अपनी जगह पे, ये बॉन्ड अपनी जगह पे। ठीक है, अब मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर दें बॉन्ड और इसको वापस शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगी, इस किस्म की दोबारा ये स्पीशी बन जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। पहले जहाँ सिंगल थे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डबल। ठीक है, अब इस रेजोनेंस की वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन जो है ये बड़ा स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल। स्टेबिलिटी की वजह क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है वो असल में इसके ऊपर लोकलाइज नहीं है, वो इस पूरी रिंग के ऊपर क्या कर रहा है, देखें फिर रहा है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि फिनॉल इज ग्रेटर इन एसिडिक स्ट्रेंथ देन अल्कोहल, या फिनॉल इज हाईली एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है किसकी, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ डोनेट करेगा तो यहाँ से इसका भी कंजुगेट बेस बनेगा, बिल्कुल सेम है। देखें H+ चला गया तो O- रह जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन को कहा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेट आया है तो तब इसको हमने कहा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, अब जितना ये स्टेबल होगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। अब यहाँ पे गौर की बात है, गौर की बात क्या है, वहाँ पे देखिए रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है कार्बोक्सिलेट आयन। कैसे, यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O R O-। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप इसको शिफ्ट करें बॉन्ड की शक्ल में और ये बॉन्ड आप इस ऑक्सीजन पे तोड़ दें तो देखें नेक्स्ट एक ही स्ट्रक्चर बनती है RC सिंगल बॉन्ड O- और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, यानी यहाँ पे ये सिर्फ ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, घूम रहा है, जबकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था वो तो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज था। लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये उससे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन उससे ज़्यादा स्टेबल है। इसकी एक वजह ये है, इसकी वजह असल में ये है कि वहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा था, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर और बाकी जो फिर रहा था वो किसके ऊपर फिर रहा था, कार्बन नेगेटिव कार्बन के ऊपर फिर रहा था। और देखिए कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और याद रखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज का होना बहुत बुरी बात है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे अनस्टेबल होता है, ऐसा स्पीशी जिसके ऊपर कार्बन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाए वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, वहां पे रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे भी रेजोनेंस जो है वो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, लेकिन यहाँ एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है यहाँ नेगेटिव चार्ज सिर्फ किसके ऊपर आ रहा है, देखें इस ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन, इस कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। इस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर इन एसिडिटी देन फिनॉल एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है,
ये जितनी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यू कैन मेक योर नोट्स बाय राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। तमाम चीज़ों को आप लिख के अपने लिए क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कि पूछा जाए वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर स्टेबलाइज्ड, मोर स्टेबल या मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो उसकी वजह क्या है? बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिलेट आयन इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन the two resonating structures having negative charge on oxygens only, जबकि in case of phenol the negative charge which is delocalizing या which is delocalized also comes on the carbon। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर भी आ रहा है? कार्बन के ऊपर, जो इसको क्या बना देता है, इसके मुकाबले में लेस स्टेबल कर देता है। और देखें जितना ये आगे जो कंजुगेट बेस बन रहा है, जितनी इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, तो एसिड उतना क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कंपेयर कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ? अल्कोहल और फिनॉल के साथ। अब आगे बात आती है खुद अपने आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपने आपस में, यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, देखिए R C डबल बॉन्ड O और OH, तो जब H प्लस दे देता है वो, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। मैंने आपसे कहा कि ये स्पीशी जितनी स्टेबल होगी उतना ये अच्छा एसिड होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये COOH के साथ पीछे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, पीछे जो ग्रुप लगा हुआ है, चेन लगी हुई है, वो किस टाइप की है। तो देखें ये सब्स्टिट्यूएंट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, मैंने कहा कि ये चार्ज जितना कम होगा कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज का होना क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल किस्म की एक चीज़ है। चार्ज जितना कम होगा उतना देखें H प्लस को वापस क्या करना, अट्रैक्ट करना मुश्किल होता जाएगा, और जितना चार्ज ज़्यादा है तो H प्लस को दोबारा क्या करेगा, ये गेन करने की कोशिश करेगा। अब पीछे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है अगर जो क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है अपनी तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट से पुल कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट तो जानते हैं, जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो देखें ये क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करता जाएगा, एंड लेसर द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन higher will be the stability of the carboxylate ion and greater will be the acidity। ठीक है, ये बात हो गई, greater will be the acidity। तो देखें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। कैसे इंक्रीज करता है, उसके नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, कम करता है। कौन सा इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से। नेगेटिव ये अपनी तरफ क्या करेगा, विथड्रा करेगा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, इस वजह से कहता है क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है एसिटिक एसिड से। अब क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या फ़र्क है, देखें एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखें CH3 लगा हुआ है, और CH3 कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें CH2 और इसके साथ अगर आपने लगा दिया क्लोरीन, C डबल बॉन्ड O और OH, अब पीछे लग गया क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो क्या करेगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विदड्रा करेगा, और जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये H प्लस डोनेट करने के बाद उसकी इंटेंसिटी को, उसकी चार्ज को क्या कर देगा, कम करेगा, और ये स्पीशी क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो ये वाला पूछा जाए कि ये वाला एसिड स्ट्रांग है या ये वाला, तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन उसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है जी, कम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप क्या कर दें, इस H को भी हटा दें, इस H की जगह पे अगर आप क्या लगा दें, क्लोरीन लगा दें, यानी 2 क्लोरीन लगा दें, तो देखें इसकी एसिडिटी मज़ीद क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मज़ीद क्या हो जाएगी, ज़्यादा। वजह पहले एक क्लोरीन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा था, अब 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करेंगे, और अगर ये तीसरा हाइड्रोजन भी लगा के हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दें तो और इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
अब अगली बात क्या थी, अगर आप क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन लगा दें तो फिर क्या होगा, तो फिर देखें फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कहीं ज़्यादा है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अगर फ्लोरीन लगाएंगे तो एसिडिटी मज़ीद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे इसके बिल्कुल उलट है, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज मजीद इंटेंसिफाई होता जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और आपने पीछे कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या कर रहा है, अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया, जो क्या कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो क्या होगा, उसका नेगेटिव चार्ज मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही बात है यहाँ पे लिखी हुई है। और मिसाल लिखी है इसने कि मिथाइल एसिटिक एसिड। अब मिथाइल एसिटिक एसिड क्या होता है, देखें एसिटिक एसिड तो है CH3COOH, लेकिन अगर आप यहाँ से अगर क्या कर लें, आप एक CH3 से एक हाइड्रोजन कम किया आपने, CH2 कर दिया और इसके साथ आपने लगा दिया CH3, तो इसको कहा जाएगा मिथाइल एसिटिक एसिड, या दूसरा नाम इसको आप कह सकते हैं प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। अब देखिए पहले लगा हुआ था CH3, अब आपने एक CH3 ज़्यादा कर दिया, एक CH3 क्या कर दिया आपने, ज़्यादा कर दिया, एक H को हटा के उसकी जगह पे CH3 लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इफेक्ट है वो मज़ीद क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये उसको क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा। तो एसिटिक एसिड के मुकाबले में ये जो प्रोपिनोइक एसिड है या मिथाइल एसिटिक एसिड है, ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। ये क्या होगा, वीक एसिड, बिल्कुल उसके उलट, जो क्लोरीन की बात थी उसके उलट। अब अगर ये हाइड्रोजन भी आप क्या कर दें, हटा दें और इसकी जगह पे दूसरा CH3 लगा दें। अब देखें पहले ये एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, अब 2 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, मज़ीद इसकी नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और इसकी स्टेबिलिटी कम होकर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। सिमिलरली अगर आप तीसरा ग्रुप लगा दें तो वो इससे भी क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो ये थी कुछ बातें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से।